हरी भरी धान की फसल के बीच पानी लहराता है और उसी पानी में सैकड़ों बत्तखें बेफिक्र तैर रही हैं। ये कोई झील नहीं बल्कि चीन का खेत है, जहां किसान अब धान के साथ बत्तख भी उगा रहे हैं। कभी जिन्हें फसल का दुश्मन माना गया, वही अब खेती की साथी बन चुकी हैं। यह दृश्य किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविकता है। एक ऐसी खेती जिसने चीन के किसानों की किस्मत बदल दी। यह कहानी है बतख धान क्रांति की, जहां प्रकृति खुद खेती का हिस्सा बन गई। आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? कौन सी समस्याएं थीं जिन्होंने चीन के वैज्ञानिकों और किसानों को इस असामान्य कदम के लिए प्रेरित किया? कभी खेती धरती की धड़कन हुआ करती थी, मिट्टी की महक, पानी की सरसराहट और किसान का पसीना मिलकर जीवन की फसल उगाते थे। पर आधुनिक युग की रासायनिक खेती ने इस प्राकृतिक सामंजस्य को धीरे धीरे खत्म कर दिया। कीट और खरपतवार से बचाव के लिए किसानों ने कीटनाशकों और रासायनिक दवाओं का सहारा लिया, जो शुरुआत में वरदान लगे मगर बाद में अभिशाप बन गए। हर साल किसान अपनी फसलों पर अधिक मात्रा में रसायन छिड़कने लगे ताकि कीटों से बचाव हो सके, लेकिन कीट भी चतुर होते हैं। वे इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने लगे। हर साल किसान अपनी फसलों पर अधिक मात्रा में रसायन छिड़कने लगे ताकि कीटों से बचाव हो सके, लेकिन कीट भी चतुर होते हैं। वे इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने लगे। यह जहर फसल के साथ हमारे शरीरों में भी पहुंचने लगा। अनाज, सब्जियां और फल सब में रासायनिक अवशेष बढ़ने लगे। धीरे धीरे खेती सिर्फ उपज का नहीं बल्कि जहर फैलाने का साधन बनती जा रही थी। चीनी वैज्ञानिकों को यह संकट दिखाई दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर कुछ न किया गया तो आने वाली पीढ़ियां जहर से भरी जमीन विरासत में पाएंगी। उन्हें एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे फसल बचे, किसान भी बचे और धरती भी सांस ले सके। उन्हीं दिनों चीन में बतख पालन बड़े पैमाने पर हो रहा था। वैज्ञानिकों ने सोचा, क्यों ना इन दोनों को एक दूसरे का साथी बनाया जाए। यहीं से शुरू हुआ एक नया विचार, डक राइस इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। हर संकट के बीच समाधान छिपा होता है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। चीन के कृषि वैज्ञानिकों ने भी यही किया। उन्होंने धरती और जीवों के पुराने रिश्ते को फिर से याद किया। सवाल था, क्या प्रकृति खुद खेती की रक्षा कर सकती है? चीन में बतखें पहले से ही बड़ी मात्रा में पाली जाती थीं। वे सर्वाहारी पक्षी हैं। कीट, लार्वा, घास और जलीय पौधों तक सब खा जाती हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि यह स्वभाव धान की खेती के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि धान के खेतों में पानी भरा रहता है और कीटों की भरमार होती है। अगर इन बत्तखों को खेतों में छोड़ दिया जाए तो वे स्वाभाविक रूप से कीट नियंत्रण और खरपतवार सफाई का काम कर सकती हैं। इस विचार पर प्रयोग शुरू हुआ। इसे नाम दिया गया इको एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। वैज्ञानिकों ने कुछ छोटे गांवों में किसानों के साथ मिलकर यह परखा कि क्या बतखें वास्तव में फसल को नुकसान पहुंचाए बिना खेत की रक्षा कर सकती हैं। पहले चरण में बतखों को प्रयोगात्मक खेतों में छोड़ा गया। वैज्ञानिकों ने हर रोज निरीक्षण किया, क्या पौधे सुरक्षित हैं, क्या बत्तखें फसल खा रही हैं या केवल कीट। परिणाम चौंकाने वाले थे। न केवल फसल सुरक्षित रही बल्कि खेतों में कीटों की संख्या तेजी से घट गई। वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि उन्होंने एक ऐसा प्राकृतिक संतुलन खोज लिया है जो सैकड़ों साल पुराने पारिस्थितिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रकृति खुद को संतुलित करती है। उन्होंने किसानों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, कब बतखों को खेतों में छोड़ना है, कितनी संख्या में और कब उन्हें वापस लाना है। धीरे धीरे यह विचार प्रयोगशाला से निकलकर हजारों एकड़ खेतों में फैल गया।
वह सुबह चीन के एक छोटे से ग्रामीण इलाके में अलग थी। धूप खेतों पर बिखरी थी, धान के पौधे पानी में झूम रहे थे और किसान हाथों में टोकरी लिए खड़े थे जिनमें दर्जनों बत्तखें फड़फड़ा रही थीं। आज इतिहास बनने वाला था। किसान पहली बार अपने धान के खेतों में बत्तखें छोड़ने जा रहे थे। वैज्ञानिकों ने उन्हें निर्देश दिया था, रोपाई के 3 सप्ताह बाद जब पौधे मजबूत हो जाएं, तभी बत्तखें छोड़ना। इसका कारण सरल था। इस अवस्था में पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी में गहराई तक जम चुके होते हैं और बत्तखों की हलचल से उन्हें नुकसान नहीं होता। धीरे धीरे किसानों ने बत्तखों को पानी में छोड़ा और कुछ ही मिनटों में पूरा खेत जीवंत हो उठा। बत्तखें इधर उधर तैरने लगी, कीचड़ में चोंच डालकर कुछ खोजने लगी। वही कीट और लार्वा जो अब तक किसान की चिंता बने हुए थे। शुरुआत में कुछ किसानों को डर था, कहीं ये फसल ना खा जाएं, लेकिन वैज्ञानिक मुस्कुराए। प्रकृति का हर जीव अपने भोजन की सीमा जानता है। कुछ ही दिनों में खेतों में फर्क दिखने लगा। पानी पहले से साफ दिखने लगा, कीटों की संख्या घट गई और धान के पौधे और अधिक हरे हो उठे। बत्तखें न सिर्फ कीट खा रही थीं, बल्कि अपने पैरों से मिट्टी को हल्का सा हिलाती भी जा रही थीं, जिससे पौधों को हवा और पोषक तत्व बेहतर मिलने लगे। यह दृश्य अब प्रयोग नहीं, एक जीवित प्रयोगशाला बन चुका था। किसान हर दिन देखते, बत्तखें खेतों में अपनी सेना की तरह घूमती, कीटों पर हमला करती और शाम को झुंड में लौट जाती। कई किसानों ने कहा, हमने पहले कभी खेती को इतना जिंदा नहीं देखा। दिन बीतते गए और खेतों में एक नया जीवन चक्र जन्म ले चुका था। जहां पहले कीटों का आतंक था, वहां अब शांति थी। बत्तखें पूरे खेत में ऐसे फैल गईं जैसे कोई सतर्क गश्ती दल जो हर छोटे से छोटे खतरे पर नजर रखे। वे कीट, लार्वा और यहां तक कि कीटों के अंडे तक चट कर जाती। धान के पौधे अब बिना किसी रासायनिक छिड़काव के खुद ब खुद सुरक्षित थे। किसानों ने देखा कि बत्तखों के आने के बाद फसल की बढ़त तेज हो गई। पानी अब साफ दिखाई देने लगा क्योंकि बत्तखें कीचड़ को हिलाकर उसमें मौजूद जैविक पदार्थों को मिलाती रहती, जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह सब स्वाभाविक रूप से हो रहा था, बिना किसी मशीन, दवा या खर्च के। साथ ही बत्तखें खेत में उग आने वाले अनचाहे खरपतवारों को भी अपनी भूख मिटाने का जरिया बना रही थी। वे हर उस छोटे पौधे को खा जाती जो धान के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। इससे खेत न सिर्फ कीट मुक्त बल्कि खरपतवार मुक्त भी हो गया। किसानों को यह देखकर हैरानी हुई कि न तो फसल को कोई नुकसान हुआ, न ही बत्तखों को किसी तरह की परेशानी, बल्कि दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। धान बत्तखों को आश्रय देता और बत्तखें धान को सुरक्षा। यह था प्रकृति के संतुलन का सजीव उदाहरण, जहां कोई भी जीव दूसरे का शत्रु नहीं बल्कि सहायक बन गया। अब किसान यह समझ चुके थे कि बत्तखें केवल कीट नियंत्रण नहीं कर रही, बल्कि धरती को सांस लेने का मौका दे रही हैं। खेत फिर से जिंदा महसूस होने लगे थे, जैसे धरती ने राहत की सांस ली हो। किसान सोच रहे थे कि बत्तखें केवल कीटों से फसल की रक्षा कर रही हैं, पर कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक और आश्चर्य मिला। खेत की मिट्टी अब पहले से कहीं अधिक उपजाऊ हो गई थी। धान के पौधे न केवल स्वस्थ थे बल्कि उनकी वृद्धि भी तेज थी। वैज्ञानिकों ने जब मिट्टी के नमूने जांचे तो उन्होंने पाया कि इसका कारण था बत्तखों का मल। जी हां, बत्तखों की बीट यानी उनके मल में नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा होती है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। बत्तखें खेतों में दिन भर घूमती, कीट खाती और चलते फिरते अपने मल के रूप में खेत को प्राकृतिक उर्वरक देती जाती।
इससे किसानों को महंगे रासायनिक उर्वरकों पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। खेत अब खुद अपने पोषक तत्व पैदा कर रहे थे। इसके अलावा बत्तखों के चलते खेतों में एक और बदलाव आया। वे जब पानी में चलती तो अपने पंजों से मिट्टी को हिलाती। इससे मिट्टी की सतह पर हवा का संचार बढ़ता और जड़ों को ऑक्सीजन मिलती। यह एक तरह से प्राकृतिक जुताई, नेचुरल टिलिंग जैसा काम था। धान के पौधे अब और अधिक मजबूत, मोटे और लंबे हो गए थे। इस खेती प्रणाली का एक और अप्रत्याशित लाभ यह था कि खेतों में पानी की गुणवत्ता सुधर गई। बत्तखें जल सतह पर शैवाल, एल्गी की मात्रा नियंत्रित रखती, जिससे खेत में पानी साफ और पोषक बना रहता। यह संतुलन पारिस्थितिकी का सर्वोत्तम उदाहरण था, जहां हर क्रिया का एक सकारात्मक परिणाम होता था। जब किसानों ने पहली फसल काटी तो उत्पादन पहले की तुलना में 20% अधिक था और उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि टिकाऊ भविष्य की दिशा में कदम है। प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चलने वाले किसान अब सिर्फ फसल नहीं, भविष्य भी कमा रहे थे। बत्तखों ने उनके खेतों को रासायनिक जहर से बचाया, लेकिन उनका फायदा यहीं खत्म नहीं हुआ। जल्द ही किसानों ने महसूस किया कि ये बत्तखें उनके लिए चलती फिरती पूंजी हैं। पहला लाभ, कीटनाशकों से मुक्ति। किसानों को अब कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे खेती की लागत में भारी कमी आई। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने सालाना खर्च का लगभग 30 से 40% बचा लिया। दूसरा लाभ, प्राकृतिक उर्वरक से लागत घटाना। बत्तखों की बीट ने महंगे रासायनिक उर्वरकों की जगह ले ली। अब मिट्टी खुद उपजाऊ हो गई थी और खेतों में बार बार उर्वरक डालने की जरूरत नहीं रही। धान के पौधे पहले से अधिक स्वस्थ और मजबूत थे। और तीसरा लाभ, अतिरिक्त आय का स्रोत। किसानों ने देखा कि बत्तखों के अंडे और मांस की बाजार में जबरदस्त मांग है। चीन में बतख के अंडे मुर्गी के अंडों से 1.5 गुना महंगे बिकते हैं। लोग इन अंडों को 2 रूपों में पसंद करते हैं। पहले नमकीन बतख के अंडे, जिन्हें महीनों तक संरक्षित किया जा सकता है, और दूसरे सेंचुरी अंडे, जो मिट्टी, राख, नमक और चूने में रखकर बनाए जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि वे महीनों तक खराब नहीं होते और उनका स्वाद विशिष्ट माना जाता है। इससे किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ गई। अब वे फसल के साथ साथ अंडे और मांस बेचकर 3 हरा फायदा कमा रहे थे। ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें कोई नुकसान नहीं था, न पर्यावरण का, न किसान का, न उपभोक्ता का। आंकड़ों में क्रांति। जब इस प्रयोग की पहली रिपोर्ट सामने आई तो चीन के कृषि जगत में हलचल मच गई। जो कभी असंभव प्रयोग कहा गया था, अब सफल मॉडल बन चुका था। चीन के कृषि मंत्रालय ने जब विस्तृत अध्ययन किया तो परिणाम आश्चर्यजनक थे। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालिए। जहां पहले किसानों को हर सीजन में भारी मात्रा में कीटनाशक और खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना पड़ता था, वहीं बत्तख धान प्रणाली अपनाने वाले किसानों ने इन रासायनिक दवाओं का उपयोग 90% तक कम कर दिया। यानी खेतों में अब मुश्किल से कोई जहरीला छिड़काव होता था। दूसरा बड़ा परिवर्तन फसल उत्पादन में दिखा। धान की पैदावार में 20% तक की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि केवल मिट्टी की गुणवत्ता या कीट नियंत्रण की वजह से नहीं, बल्कि खेतों की पारिस्थितिक सक्रियता से हुई थी। धरती अब जिंदा थी, जैविक चक्र वापस लौट आया था। तीसरा परिणाम आर्थिक था। किसानों की आय पहले से लगभग दोगुनी हो गई। वे अब सिर्फ धान बेचने वाले नहीं थे, बल्कि अंडे, मांस और प्राकृतिक उत्पादों के भी व्यापारी बन चुके थे। पर सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उपभोक्ताओं की ओर से भी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने कहा,
हमें वही चावल चाहिए जो बिना झर के उगाया गया हो। ऐसे धान की मांग बाजार में तेजी से बढ़ी और यह इको फ्रेंडली राइस अब प्रीमियम उत्पाद बन चुका था। रिपोर्ट में लिखा था, डुक राइस इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज नॉट जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, इट इज द रिबर्थ ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। विज्ञान और परंपरा के इस संगम ने चीन को दुनिया के सामने एक उदाहरण बना दिया, जहां तकनीक नहीं, प्रकृति ने कृषि को बचाया। अब सवाल उठता है, क्या यह मॉडल भारत में भी सफल हो सकता है? उत्तर है हाँ, पर रास्ता आसान नहीं। भारत में धान की खेती सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन हमारे खेत चीन से भिन्न हैं। अधिकांश किसान छोटे छोटे खेतों में काम करते हैं, जिनके चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है। चीन में सरकार ने खेतों के चारों ओर बांध और जल प्रबंधन की सुविधाएं दी हैं, ताकि जंगली जानवर या बाहरी खतरे खेतों तक न पहुंच सकें। पर भारत में ऐसी व्यवस्था अभी बहुत कम जगहों पर है। यदि कोई भारतीय किसान अपने खेतों में बत्तखें छोड़ दे, तो खतरा ये होगा कि कुत्ते या अन्य जानवर उन बत्तखों पर हमला कर सकते हैं। साथ ही उनकी भगदड़ में फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सबसे पहले किसानों को अपने खेतों के चारों ओर मजबूत बाड़ लगानी होगी, जो महंगी है और आर्थिक रूप से कमजोर किसान इसे वहन नहीं कर सकते। दूसरी चुनौती है बाजार की मांग। भारत में बतख का मांस और अंडे उतने बड़े पैमाने पर नहीं खाए जाते जितने चीन में। इसलिए यदि किसान बड़ी संख्या में बतखें पालेंगे, तो कुछ वर्षों में उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और उनकी देखभाल एक नई समस्या बन सकती है। फिर भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में कुछ किसानों ने इस मॉडल पर प्रयोग शुरू किए हैं। उन्होंने पाया कि जहां खेतों में बतख छोड़ी गई, वहां कीटों का प्रकोप लगभग समाप्त हो गया और धान की गुणवत्ता भी बढ़ी। यह छोटा कदम भारतीय कृषि के लिए एक नई दिशा बन सकता है। अगर सरकार इस तकनीक को समर्थन दे, सुरक्षा और बाजार की संरचना विकसित करे, तो एक दिन भारत भी कह सकेगा, हमारे खेतों में अब सिर्फ धान नहीं, जीवन भी उगता है। धरती ने हमेशा हमें समाधान दिए हैं, बस हमने सुनना छोड़ दिया। चीन की यह बतख धान क्रांति सिर्फ एक खेती तकनीक नहीं, बल्कि एक संदेश है, प्रकृति के साथ मिलकर चलो, विरोध में नहीं। जहां विज्ञान और जीवन का संगम होता है, वहीं स्थायी भविष्य जन्म लेता है। अगर इंसान धरती को सहयोगी माने, तो न मिट्टी थकेगी, न किसान हारेगा, क्योंकि असली समृद्धि वही है जो धरती को जहर नहीं, जीवन देती है।